हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया था और यूनिट नंबर 1 जो हमारी फर्स्ट यूनिट थी उसमें हमने क्या क्या देखा था। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, इन सब के बारे में हमने देखा था। और इनमें इंपॉर्टेंट देखो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है और थर्ड पार्ट आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। और जो आपका 12 नंबर का जो क्वेश्चन आने वाला है, 12 मार्क्स का जो क्वेश्चन आने वाला है वो आपकी कहाँ से आने वाला है, जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है जिसमें हमने आईएफ निकाला था और आईएफ निकाल के उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया था, वहां से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या आता है, एक्स की पावर एच और वाई की पावर के वाला जो हमने किया था रूल नंबर लास्ट वाला, लास्ट जो रूल किया था वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो उसको अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेना। और हम चल रहे हैं आज यूनिट नंबर 2 में, जिसका नाम है अचर गुणांकों वाली रेखिक अवकल समीकरण। तो स्टार्ट करते हैं अचर गुणांकों वाली रेखिक अवकल समीकरण। यूनिट नंबर 2 अचर गुणांकों वाली रेखिक अवकल समीकरण। अचर गुणांकों वाली रेखिक अवकल समीकरण। अचर गुणांकों वाली रेखिक अवकल समीकरण इंग्लिश में कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, इसके बारे में हम देख रहे थे। देखो अब क्या होता है कि अचर गुणांकों वाली रेखिक अवकल समीकरण होती है वो किस टाइप की होती है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फिर देखो हम थोड़ी सी क्या करेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे और थ्योरी के बाद में हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। क्योंकि देखो जो आपका पेपर सेकंड है वो पूरा आपके क्वेश्चन पे बेस्ड है। आपको यदि क्वेश्चन समझ में आ गए, क्वेश्चन यदि आप सोल्व करने लगे तो थ्योरी के लिए कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, थ्योरी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं होती है। इसमें इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन, क्योंकि आपके सारे एग्जाम जो एग्जाम में आने वाले हैं वो क्वेश्चन ही आने वाले है ना। तो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन ही है और क्वेश्चन है तो आप उनको क्वेश्चन पे आपको अप्लाई करना आना चाहिए सारी चीजें। तो उससे पहले हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं, उससे रिलेटेड क्या थ्योरी है, और फिर हम उसके बाद में डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे। जो आपका पेपर 1 है उसमें क्या करना है आपको, वो सारा थ्योरेटिकल बेस है, वो सारा पेपर जो आपका वो थ्योरेटिकल बेस है, इसलिए उसमें आपको थ्योरी ही थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, है ना। तो थ्योरी में उसको आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा जिससे कि आपकी थ्योरी और अच्छे से क्लियर हो। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं और फिर उसके बाद में इस पे क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, अचर गुणांकों वाली रेखिक अवकल समीकरण। अचर गुणांकों वाली रेखिक अवकल समीकरण। अचर गुणांकों वाली रेखिक अवकल समीकरण। तो अचर गुणांकों वाली रेखिक अवकल समीकरण है वो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो इस प्रकार से होता है, dny अपॉन dxn प्लस p1 dn माइनस 1 dxn माइनस 1 प्लस p2 dn माइनस 2 y अपॉन dxn माइनस 2 प्लस सोन pn y इक्वल टू qx। ये होती है समीकरण संख्या 1। ये जो समीकरण 1 है वही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है अचर गुणांकों वाली रेखिक अवकल समीकरण, जहां p1 p2 जहां p1 p2 p3 एंड सो ऑन, ये आपकी कौन सी राशियां हैं, अचर राशियां। कौन सी राशियां हैं, अचर राशियां, कांस्टेंट है। और ये जो राशियां हैं p1 और p2 p3 pn, p1 p2 p3 और pn, ये सारी जो राशियां हैं वो आपकी कांस्टेंट राशियां हैं।
और कांस्टेंट राशियां होने के कारण ये जो आपकी इक्वेशन होती है वो किस प्रकार से होती है, अचर गुणांक को, जिसको हम क्या कहते हैं, अचर गुणांक। इसमें जो कोफिशिएंट होते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। इसमें जो ये P1 P2 ये जो कांस्टेंट, ये जो गुणांक होते हैं, कोफिशिएंट जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। इसके कारण इसको क्या कहते हैं, अचर गुणांकों वाली रैखिक अवकल समीकरण। अब इस जो रैखिक अवकल समीकरण है, जो अचर गुणांकों वाली रैखिक अवकल समीकरण है, उसका जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन क्या होता है, y बराबर CF प्लस PI। इसका जो स्टैंड सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, y बराबर CF प्लस PY। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो dn, इसको पहले थोड़ा सा और चेंज करते हैं, इसका फॉर्मेट चेंज करते हैं। dn y इसमें से सबसे कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा P1 प्लस dn माइनस 1 प्लस P2 dn माइनस 2 प्लस सो ऑन Pn y इक्वल टू क्यू एक्स। ठीक है, यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये फंक्शन ऑफ एफ डी मान लिया और ये y इक्वल टू क्यू एक्स, जहाँ जो dn है वो इसको किस प्रकार से लिखा हुआ है, इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आपको देखो एग्जाम में यहाँ से जो क्वेश्चन पूछेंगे वो आपको सिर्फ इतना पूछेंगे कि अचर गुणांकों वाली रैखिक अवकल समीकरण है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना पूछे तो आपको सिर्फ इतना लिख के आना है कि ये फॉर्मेट समीकरण एक लिखनी है, और जहाँ ये लिख देना P1 P2 P3 एंड Pn ये क्या है, आपकी कांस्टेंट राशि है, उसको ही हम अचर गुणांकों वाली रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं। तो जब इसके जनरल सॉल्यूशन की अपन यदि बात करें, यदि इसके जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, तो इसका जो व्यापक हल है वो किसके बराबर होता है, जो समीकरण एक है उस समीकरण एक का व्यापक हल जो होता है वो किसके बराबर होता है, CF प्लस PI, CF प्लस PI के बराबर होता है। इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो CF प्लस PI के बराबर होता है। और CF यहाँ पे क्या होता है, CF होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पूरक फलन, और PI होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल विशिष्ट हल। तो देखो लिखते हैं, जहां CF आपका क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पूरक फलन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, पूरक फलन। और PI पर्टिकुलर इंटीग्रल, विशिष्ट हल। तो मतलब इस समीकरण का जो अचर गुणांकों वाली रैखिक अवकल समीकरण का सॉल्यूशन जो होता है वो क्या कहता है कि जो जनरल सॉल्यूशन है वो y बराबर क्या होता है, CF प्लस PI। मतलब उसमें पूरक फलन और विशिष्ट हल इसको क्या करते हैं, जनरल सॉल्यूशन प्रदान करते हैं। तो अब देखो जो समीकरण है वो आपको किस प्रकार से मिलेगी, इस प्रकार से मिलेगी, dny अपॉन dxn प्लस P1 dn माइनस 1 y dxn माइनस 1 प्लस इस प्रकार जो समीकरण आपको मिलेगी प्लस Pn y इक्वल टू क्यू एक्स। ठीक है, ये आपकी रहेगी अचर गुणांकों वाली रैखिक अवकल समीकरण। इसके यदि हम जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, y बराबर CF प्लस PI, जहाँ CF तो होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और PI इसका होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल विशिष्ट हल होता है। यदि हम इसके एक नोट की बात करें, नोट में क्या आपको याद रखना है कि जो यदि QX है, QX यदि इक्वल टू 0 हो जाए, ये जो QX जो राइट साइड में है, इस QX का मान यदि क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो QX का मान यदि 0 हो जाए तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाता है, 0। और पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 होने के कारण इसका जनरल सॉल्यूशन किसके बराबर हो जाता है, CF के बराबर हो जाता है। यही अपने को लिखना आगे कि इस समीकरण को हम अचर गुणांकों वाली रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं, और इसका स्टैंडर्ड, इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो y बराबर CF प्लस PI होता है। और हम देखो आगे देखेंगे कि CF कैसे निकालेंगे और PI अलग अलग देखेंगे कि CF कैसे निकालते हैं और PI कैसे निकालते हैं। इन सब के अलग अलग रूल है और इनके भी अलग अलग रूल है। फिर हम क्या करेंगे, सारी समीकरण को एक साथ भी इसका सॉल्यूशन करेंगे CF प्लस PI के बराबर। यदि आपको राइट साइड में, इस राइट साइड में QX बराबर यदि 0 मिल रहा है, यदि राइट साइड में QX बराबर क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, तो आपका जो PI होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा, विशिष्ट हल होगा, वो आपका 0 मिलेगा। और 0 मिलने के कारण इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो CF के बराबर होगा। अब अपन CF कैसे निकालेंगे वो चीज को भी देखेंगे, तो वो उसको अलग पर्टिकुलर हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद में हम उसको सॉल्यूशन, इसको ही क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहले हम नोट लगा के लिख लेते हैं।
आपको सिर्फ इतना समझना है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो किस प्रकार से होती है और उसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है। तो y बराबर सी एफ प्लस पी आई होता है, जहाँ सी एफ तो क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पी आई होता है आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल विशिष्टल। अब अपन नोट लगा के लिखते हैं, देखो नोट, यदि यदि क्यू एक्स राइट साइड में जो क्यू एक्स का मान है वो क्या हो जाए, क्यू एक्स जो होगा वो एक्स का फलन होगा, क्यू एक्स जो होगा वो एक्स का फलन होगा। तो यहाँ मैं ऊपर पहले लिखवा देता हूँ कि जो यहाँ पे P1 P2 P3 n है वो अचर राशि है और जो क्यू एक्स है वो क्या आपके पास एक्स का फलन होगा। चलो कोई ना, बाद में लिखा देंगे। तो यदि क्यू एक्स बराबर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, क्यू एक्स बराबर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तब इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। और जनरल सॉल्यूशन जो व्यापक हल हो जाएगा y बराबर, वो आपके किसके बराबर हो जाएगा, y बराबर सी एफ के बराबर हो जाएगा। जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो y बराबर क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि राइट साइड में जीरो है या नहीं है। तो राइट साइड में यदि जीरो होता है तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और पर्टिकुलर इंटीग्रल यदि जीरो हो जाएगा तो उसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा y बराबर वो सी एफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर अब देखो हम अलग अलग पार्ट करते हैं, सी एफ कैसे फाइंड करते हैं, बट पी आई कैसे ज्ञात करते हैं, तो सबके अलग अलग पोर्शन से हम सोल्व करते हैं। देखो तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो अपना क्या आता है, सी एफ ज्ञात करना। तो उसके लिए हम क्या क्या रूल होते हैं वो सारे हम देखते हैं। सी एफ ज्ञात करना, आपके एग्जाम में क्या होता है कि सी एफ भी पूछा जाता है, कभी कभी सी एफ भी पूछ सकते हैं आपको। एक नंबर जो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें आपको ओनली क्या पूछेंगे, सी एफ ज्ञात करना पूछेंगे। तो देखो सी एफ कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए समीकरण देखते हैं स्टार्टिंग से। समीकरण अपनी क्या थी, माना कि अवकल समीकरण, माना कि अवकल समीकरण क्या होती है, डी एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन पी वन प्लस पी टू डी एन माइनस टू प्लस पी एन वाई इक्वल टू जीरो। इसमें आपको पहले क्या मिलेगा, जब सी एफ निकालेंगे हम तो उसमें आपको क्या मानना है, जीरो मानना है। राइट साइड में क्या मानना है, जीरो मानना है। और आपको मिलेगा यहाँ से क्या, एफ डी वाई इक्वल टू जीरो। और डी बराबर आपको क्या रखना है, जीरो रखना है। डी बराबर क्या रखना है आपको, जीरो रखना है। डी बराबर क्या रखना है, जीरो रखना है। ठीक है, तो ये अपनी सी एफ निकालने का प्रोसेस रहेगी। तो आपको देखो सबसे पहले जो समीकरण दी होगी वो समीकरण चेंज कर देंगे और फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले सहायक समीकरण निकालेंगे। और सहायक समीकरण में क्या करेंगे, एक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं जिसको। सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं, एक्सिलरी इक्वेशन। ये देखो प्रोसेस है कि एक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। एक्सिलरी इक्वेशन में क्या होता है, डी बराबर एम रख देंगे और एम रखने से इसको सोल्व कर लेंगे, जितने भी इसके रूट निकलेंगे वो रूट निकाल लेंगे और फिर डिफाइन करेंगे कि इसका सी एफ कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो उसमें देखो सी एफ कैसे निकालते हैं, केस फर्स्ट, यदि एम के मान, केस फर्स्ट जब एम का मान, जब सहायक समीकरण के मूल कैसे आए, वास्तविक और भिन्न भिन्न आए। सबसे पहला रूल आपको याद रखना है कि सब सहायक समीकरण के मूल क्या आए, वास्तविक और भिन्न भिन्न आए। वास्तविक आए और भिन्न भिन्न आए। यहाँ से देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सी एफ निकालने के लिए आपको क्वेश्चन पूछेंगे और किस प्रकार से पूछेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसका जो जब सहायक समीकरण के मूल यदि आपको वास्तविक मिल जाए, जैसे मान लो 3 समीकरण है, 3 घात का समीकरण है, तो एम का मान मान लो 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया। एम का मान क्या मिल गया, 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया। तब इसका जो सी एफ है वो कैसे निकालेंगे हम, C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x प्लस C3 e की पावर m3x, ये इसका क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा। तो ये आपको सारे नियम याद रखने हैं और उन पे हम सारे क्वेश्चन अप्लाई करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो देखो
तो जब सहायक समीकरण है उस सहायक समीकरण के मूल यदि क्या हो, वास्तविक हो और सारे क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, मतलब m के स्थान पर क्या, m बराबर क्या हो अपने पास, m1 हो, m2 हो और m3 हो, ये सारे रूट हो, तब इसका जो CF हो वो कैसे निकलता है, CF या y बराबर CF होता है। तो y बराबर क्योंकि आपको पता है कि व्यापक हल है वो जनरल CF के बराबर ही होता है ना, तो y बराबर क्या हो जाएगा, C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x प्लस C3 e की पावर m3x प्लस सो ऑन Cn e की पावर mnx। ठीक है, ये आपका हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन। आपको एग्जाम में कैसे पूछेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो केस सेकंड देखते हैं पहले। जब सहायक समीकरण के मूल क्या हो, सारे डिफरेंट डिफरेंट हो और वास्तविक होने चाहिए, m1 हो, m2 हो, जैसे मान लो 2 हो, 3 हो, 4 हो, इस प्रकार से हो, तब उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर 3x प्लस C3 e की पावर 4x, इस प्रकार से हम लिखेंगे। तो देखो इस प्रकार से होता है, जब समीकरण में सबसे पहले तो क्या रखना है, d बराबर m रखना है, फिर m के लिए उसको सोल्व करने हैं, m के मान निकालने हैं, जैसे मान लो m के मान 2 3 4 आ गया, तब उसका CF कैसे निकलेगा, C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर 3x प्लस C3 e की पावर 4x, इस प्रकार से आएगा। तो CF कैसे हो जाएगा आपका, C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर 3x प्लस C3 e की पावर 4x, इस प्रकार से हम पहला केस ये कहता है कि जब सहायक समीकरण के मूल क्या हो, सारे वास्तविक हो और भिन्न भिन्न होने चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबके। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है, जब सहायक समीकरण के मूल क्या हो, रिपीटेशन में हो, पुनरावृत्ति में हो, तब क्या होंगे CF, जब सहायक समीकरण के मूल पुनरावर्त हो, पुनरावर्त का मतलब पुनरावृत्ति में हो, जैसे m के दो मान हो, पुनरावृत्ति हो, इसका मीनिंग ये हुआ कि m बराबर मान लो कैसे आए, m1 m2 है वो m के बराबर आ जाए, m1 m2 किसके बराबर आ जाए, दो रूट जो होते हैं वो क्या आ जाए, समान आ जाए, तो समीकरण के मूल क्या हो जाए, रिपीटेशन हो गए। रिपीटेशन होने का मतलब हो गया, तो उसका CF कैसे निकालेंगे, तो y बराबर C1 प्लस C2x, यदि दो रूट क्या हो, रिपीटेशन हो, e की पावर mx प्लस C3 e की पावर m3x एंड सो ऑन प्लस Cn e की पावर mn, ये आपके जब रूट क्या हो, रिपीटेशन में हो। अब देखो रिपीटेशन का मतलब क्या हुआ, यहाँ समझो, हर एक का एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे कि आपको ये केस समझ में आ जाए कि किस प्रकार से इसको दिया हुआ है। यदि मान लो आपके पास रूट कैसे आए, इस प्रकार से आ जाए, मान लो 2 आ जाएगा और 2 आ जाएगा और 4 आ जाएगा, 2 2 4। अब देखो यहाँ पे देखो सारे मूल यदि डिफरेंट डिफरेंट होते हैं तब तो सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल जो CF होता है वो होता है C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x प्लस C3 e की पावर m3x होता है। लेकिन इसमें रूट क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, तब इसका जो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2x e की पावर 2x प्लस ये अगला वाला क्या है, अलग है, तो C3 e की पावर 4x। यदि इस प्रकार से आ जाए आपके रूट 2 2 2 और 4, इस प्रकार से आ जाए, तब वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y बराबर C1 प्लस C2, C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर e की पावर 2x और प्लस C4 e की पावर 4x, ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, यदि रूट है वो मान लो 3 रिपीट कर रहे हैं, तब इस प्रकार से हो जाएगा, 4 रूट रिपीट करेंगे तो C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर प्लस C4x क्यूब, इस प्रकार से हो जाएंगे। ठीक है,
केस थर्ड, जब सहायक समीकरण के मूल अधिकल्पित हो, अधिकल्पित, अधिकल्पित का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स में हो, अधिकल्पित का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स में वो रूट हो। तो जैसे कॉम्प्लेक्स में इस प्रकार से रूट हो कि अल्फा प्लस आयोटा बीटा, अक्स बराबर मान लो ये रूट हो, एम बराबर मान लो, एम बराबर क्या हो, अल्फा प्लस माइनस अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा हो, इस प्रकार से रूट हो, तब उसका जो सी एफ है वो कैसे निकलता है, y बराबर ए की पावर अल्फा एक्स, ये जो वास्तविक भाग होता है वो यहाँ आता है, e की पावर अल्फा एक्स सी वन कोस बीटाक्स प्लस सी टू साइन बीटाक्स। ये आपका क्या होता है, जब उस समीकरण के मूल कैसे हो, काल्पनिक हो, मतलब अधिकल्पित हो, कॉम्प्लेक्स नंबर में हो, अल्फा प्लस आयोटा बीटा में हो। जैसे कैसे मान लो एम का मान लो जैसे इस प्रकार से हो 2 प्लस माइनस 3 आयोटा हो, तब इसका जो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा वो कैसे हो जाएगा, e की पावर 2x सी वन कोस 3x प्लस सी टू साइन 3x, ये हो जाएगा। ये जो वास्तविक भाग है ना ये तो यहाँ पे आएगा, और ये जो काल्पनिक भाग है ये कहाँ पे आएगा, बीटा के साथ, एंगल के साथ आएगा, बीटा और साइन बीटा। ठीक है, ये आपका हो गया केस नंबर थर्ड। इन सारे के मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा, और एग्जाम में आपके छोटे क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि आपको CF निकलवाना हो सकता है। और यही यदि देखो फोर्थ केस बना देंगे हम कि यदि रूट मान लो रिपीट कर रहे हो, यदि यही रूट क्या कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो, कि जैसे m का मान m1 मान लो कैसे आ गया, अल्फा प्लस आयोटा बीटा आ गया, मान लो चार घात का कोई समीकरण आ गया, तो उस चार घात के समीकरण में दो रूट तो अल्फा प्लस आयोटा बीटा और दूसरे रूट भी क्या आ गए, अल्फा प्लस आयोटा बीटा आ गए, रिपीट कर गए, तब इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा तब क्या होगा, y बराबर ए की पावर अल्फा एक्स सी वन प्लस सी टू एक्स कोस बीटा एक्स प्लस सी, एक मिनट को थोड़ी सी थ्योरी लिख देता हूं जैसे कि आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जब सहायक समीकरण के मूल क्या हो, अधिकल्पित हो और रिपीटेड हो, जिससे और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। जब सहायक समीकरण के मूल अधिकल्पित मतलब कॉम्प्लेक्स हो, वह पुनरावृत्ति में हो, पुनरावृत्ति में हो, तब y बराबर, तब इसको मैं थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिख देता हूं, जैसे मान लो m1 का मान क्या आ गया, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, और दूसरा m2 है वो भी क्या गया, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो इसके जो रूट है वो आपकी क्या है, काल्पनिक है, और साथ में क्या है, रिपीट में। तब इसका जो y बराबर क्या जो इसका जनरल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, e की पावर अल्फा सी वन प्लस सी टू सी वन प्लस सी टू एक्स कोस बीटा एक्स प्लस सी थ्री प्लस सी फोर एक्स साइन बीटा एक्स, ये आपका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, C3 प्लस C4 साइन बीटा एक्स, यही होगा आपका। और कुछ बाकी है, ठीक है। अब देखो हम चल रहे हैं क्वेश्चन पे, CF निकालने के रूल ये चार ही रूल है। तो अब देखो एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं जो बीकानेर यूनिवर्सिटी में आया हुआ है।
एग्जाम्पल नंबर 1, यूनिवर्सिटी में 2011 में आया हुआ है। सोल्व d3y अपॉन dx3 माइनस 6 d2y बाई dx2 प्लस 11 dy बाई dx माइनस 6y इक्वल टू 0। ये आपके समीकरण दे रखी है। तो अब देखो अपनी CF कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जो तरीके हैं वो सारे तरीके देखते हैं। देखो जो इसकी वर्किंग प्रोसेस है वो वर्किंग प्रोसेस देखते हैं। तो देखो सॉल्यूशन करते हैं। गिवन इक्वेशन d3y अपॉन dx3 माइनस 6 d2y बाई dx2 प्लस 11 dy बाई dx माइनस 6y इक्वल टू 0। इसको दे दिया समीकरण संख्या 1। अब आपको क्या करना है कि जो d का फॉर्मेट होता है वो किस प्रकार से बताया था मैंने। d अपॉन dx को हम क्या लिखते हैं, d लिखते हैं। d अपॉन dx को क्या लिखते हैं, d लिखते हैं। तो उसमें कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा d3 माइनस 6d स्क्वायर प्लस 11d माइनस 6, और यहाँ पे हम y क्या ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया कि d3y अपॉन dx3 जो d है वो हम क्या लिखते हैं, d अपॉन dx। तो d क्यूब हो गया माइनस 6d स्क्वायर हो गया प्लस 11d माइनस 6y इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इसका सहायक समीकरण लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सहायक समीकरण लिखते हैं। सारे इक्वेशनों में ऐसे अप्लाई करना है कि पहले इस प्रकार लिखना है और फिर सहायक समीकरण लिखना है। सहायक समीकरण को इंग्लिश में कहते हैं एक्सिलरी इक्वेशन। क्या लिखते हैं, एक्सिलरी इक्वेशन। एक्सिलरी इक्वेशन में क्या करते हैं, d बराबर क्या लिखते हैं, m लिखते हैं। d बराबर क्या लिखते हैं, m लिखते हैं। तो m क्यूब माइनस 6m स्क्वायर प्लस 11m माइनस 6 इक्वल टू 0। ये आपकी होती है एक्सिलरी इक्वेशन। अब बताओ ये कितने घात की अवकल समीकरण है, ये 3 घात की अवकल समीकरण है ना। ऑर्डर कितना है इसका, 3 है। तो ऑर्डर 3 है तो इसके रूट भी कितने आएंगे, 3 आएंगे। m की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। और 3 वैल्यू आने के बाद में अपने को देखना पड़ेगा कि इसमें जो CF होगा वो किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि CF में राइट साइड में जो QX होता है वो QX कितना आता है, 0। QX इक्वल टू 0 है, इसका मतलब इसका PI जो होगा वो 0 होगा। इसका निकलेगा सिर्फ ओनली CF निकलेगा। यदि अवकल समीकरण है उस अवकल समीकरण में जो QX है, राइट साइड में QX है वो 0 के बराबर आता है तो उसका सिर्फ क्या निकलता है, CF निकलता है। PI इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। PI क्या हो जाएगा इसका, 0 हो जाएगा। तो अब देखो इसके m की वैल्यू निकालते हैं। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, तो m की वैल्यू 1 रखते हैं। m की वैल्यू 1 इसकी सेटिस्फाई करेगा क्या। 3 घात के अवकल समीकरण को 3 घात के समीकरण को कैसे सोल्व करते हैं, द्विघात समीकरण को, त्रिघात समीकरण उसको कैसे सोल्व करते हैं, m बराबर 1 रखो। तो 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6 इक्वल टू ये हो गया 12 माइनस 12 इक्वल टू 0। इसका मतलब m माइनस 1 इसका क्या हो जाएगा, 1 रूट हो जाएगा। m माइनस 1 इसका क्या हो जाएगा, 1 रूट हो जाएगा। और फिर क्या करते हैं, समीकरण में भाग देते हैं ना इस प्रकार से। m क्यूब माइनस 6m स्क्वायर प्लस 11m माइनस 6 इक्वल टू, ये देखते हैं। तो भाग देखो ये तो आता ही होगा आपको, m स्क्वायर m क्यूब माइनस हो जाएगा m स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास ये कैंसिल आउट, ये प्लस, तो माइनस का 5m स्क्वायर प्लस 11m माइनस 6। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 5m। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास माइनस 5m स्क्वायर
माइनस माइनस प्लस 5m, ये प्लस कैंसिल आउट हो गया और ये हो गया 6m माइनस 6 और ये आ गया अपने पास प्लस का 6। ये भाग तो देना ही आता होगा ना, 3 घात के समीकरण है तो रूट कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं ना 3 घात के समीकरण को रूट। तो ये हो जाएगा प्लस का 6m माइनस 6, यहाँ से हो जाएगा माइनस प्लस ये 0। तो इसके जो रूट हो गए वो किस प्रकार से हो गए, m माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 5, m स्क्वायर क्या आ गया, m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इक्वल टू 0, यही हुआ ना। अब इसके रूट कैसे निकालते हैं, द्विघात समीकरण को सोल्व करना आता ही है आपको। द्विघात समीकरण को कैसे सोल्व करते हैं, m माइनस 1, इसके रूट कैसे निकालते हैं, m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 3m प्लस 6 इक्वल टू 0, m माइनस 1 तो यहाँ से हो जाएगा m माइनस 2 माइनस 3 m माइनस 2 इक्वल टू 0। तो m माइनस 1 m माइनस 2 m माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गई, 1 2 और 3 आ गए। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर सारे रूट डिफरेंट डिफरेंट है, तो c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x प्लस c3 e की पावर 3x, ये आपका हो जाएगा y। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y बराबर cf, और cf अपने पास क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। आपको मैंने बताया था कि m की वैल्यू क्या आई, m1 आई, m2 आई, m3 आई, सारे डिफरेंट डिफरेंट आई। तो उसका cf कैसे निकालते हैं, c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x प्लस c3 m3x होता है। तो c1 e की पावर x हो गया, c2 e की पावर 2x हो गया और c3 e की पावर 3x हो गया। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है सबके। अब देखो आगे दूसरा एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 2, एग्जाम्पल 2 कहता है कि d3y dx3 माइनस d2y बाई dx2 माइनस dy बाई dx प्लस y इक्वल टू 0। तो पहला ये देखो राइट साइड में 0 है, इसका मतलब इसका ओनली CF निकलेगा। तो गिवन इक्वेशन d3y अपॉन dx3 माइनस d2y बाई dx2 माइनस dy बाई dx प्लस y इक्वल टू 0, ये हो गई समीकरण संख्या 1। इस समीकरण को कैसे लिखेंगे, d3 माइनस d2 माइनस d प्लस 1 y इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सहायक समीकरण। सहायक समीकरण कैसे लिखते हैं, d की जगह m लिखेंगे। सहायक समीकरण कैसे लिखते हैं, d की जगह m। तो लिखो m क्यूब माइनस m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके रूट कितने निकलेंगे, 3 रूट निकलेंगे। त्रिघात समीकरण है, त्रिघात समीकरण के कितने रूट निकलेंगे, 3। तो कैसे निकलेंगे, तो देखो सोल्व करो, m की जो भी वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग क्या निकलेगा, इसका CF निकलेगा। तो यहाँ सोल्व करेंगे तो क्या होएगा, देखो m स्क्वायर दोनों में कॉमन, m माइनस 1
-1 m-1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो गया m-1 और m स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m-1 इक्वल टू 0, m स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। तो m बराबर तो क्या आ गया यहाँ से, तो +-1 और यहाँ से m का मान क्या आ गया 1। तो m के टोटल जो मान आ गए वो क्या आ गए 1 1। दो तो रिपीट करेंगे, क्यों, एक तो 1 यहाँ पे और एक 1 यहाँ पे, और एक हो जाएगा -1। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन व्यापकल c1 e की पावर, कैसे बताया था कि दो मूल यदि रिपीट करेंगे तो कैसे बताया था इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना, c1 + c2 x e की पावर x प्लस c3 e की पावर -x, ये आपका हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन, ये आपका हो जाएगा आंसर। मैंने कैसे बताया था कि यदि m बराबर m1 m2 क्या हो, m के बराबर हो, तो कैसे निकालते हैं इसका जनरल सॉल्यूशन, ca बराबर कैसे निकालते हैं, c1 + c2 x e की पावर mx, तो ये लिखा है ना, प्लस c3 e की पावर m3x, जैसे मान लो एक अलग और रूट आता है। ठीक है, और आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, और अब आगे के लेक्चर में हम करने वाले हैं और इससे रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और फिर हम इसके बाद में हम अगला लेक्चर करेंगे पीआई का। थैंक यू।